Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Parakram Divas. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Indian History point of view. देखिए आज का दिन यानी कि 23rd जनवरी हमारे देश के अंदर पराक्रम दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सो इस साल 2025 में वी आर सेलिब्रेटिंग 128th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साल 2021 में भारत सरकार ने फैसला किया था कि 23rd जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस की तरह मनाएंगे in order to highlight the selfless service given by Netaji towards the country as well as to inspire the youth from the stories of नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेलर। और इसके लिए ही साल 2021 में गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करके भारत सरकार ने अनाउंस किया कि हर साल हम लोग 23 जनवरी को पराक्रम दिवस की तरह सेलिब्रेट करेंगे और तब से हर साल हम 23 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं एज पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो इनके बारे में तो आप तमाम चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही वॉज बॉर्न ऑन 23rd जनवरी इन 1897 इन कटक उड़ीसा। उन्होंने 1920 में यानी कि 22-23 ईयर्स के एज में ही सिविल सर्विसेज एग्जाम पास कर लिया था, बट एक साल में उन्होंने रिजाइन करके इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो उनका जो तरीका था आज़ादी की मूवमेंट का वो थोड़ा सा अग्रेसिव था, जिसको आप कह सकते हैं मिलिटेंट अप्रोच। एट द सेम टाइम ही हाईलाइटेड सोशलिस्ट पॉलिसीज। वो चाहते थे कि भारत जब आज़ाद हो उसके बाद हम लोग सोशलिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट करें। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे फॉर 2 consecutive years, 1938 एंड 39। ये तो हिस्ट्री में आप पढ़ते ही हैं, त्रिपुरी एंड हरिपुरा सेशन, राइट। बट आपको साथ ही साथ ये भी पता होगा, अगर आपकी हिस्ट्री अगर कोर्स हो चुका है तो, कि नेताजी के अप्रोच से कई सारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनका अप्रोच थोड़ा सा अग्रेसिव या आप कह सकते हैं मिलिटेंट स्टाइल था, बोल्ड था। इनफैक्ट महात्मा गांधी ऑल्सो वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द अप्रोच ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इस कारण से नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। फिर वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो घूमते रहे, जर्मनी गए, फिर घूमते घूमते वो पहुंचे साउथ ईस्ट एशिया में, और वहां पे फिर उन्होंने कमान संभाली इंडियन नेशनल आर्मी की, जिसको आप कह सकते हैं आज़ाद हिंद फौज। ये इंडियन नेशनल आर्मी बनी कैसे थी? तो ब्रिटिशर्स वेयर फाइटिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, जो इंडोनेशिया वाला एरिया है आज का। दे वर फाइटिंग इन साउथ ईस्ट एशिया अगेंस्ट जापानीज आर्मी। और ब्रिटिश आर्मी के तरफ से कौन थे? इंडिया के ही सोल्जर्स थे, यानी कि भारतीय मूल के सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट होकर के ब्रिटिश आर्मी के लिए फाइट कर रहे थे। सो मैनी सच इंडियंस हु वेर पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी वेर कैप्चर्ड बाय जापानीज। और फिर उन्हीं कैप्चर्ड इंडियन सोल्जर्स, जिनको आप कह सकते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर्स, उनको मिला करके एक आर्मी बनाई गई, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसके लीडर थे मोहन सिंह जी। और ये इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया जापानीज आर्मी ने अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया। और इस इंडियन नेशनल आर्मी का लक्ष्य था कि वो भारत को आज़ाद कराएंगे। आई जस्ट होप यू आर गेटिंग द सिचुएशन कि लड़ रहे थे साउथ ईस्ट एशिया में ये लोग ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, बट जापानीज आर्मी द्वारा कैप्चर कर लिए गए, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिए गए। तो इन्हीं के एक लीडर मोहन सिंह जी ने फिर वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं इंडियन ओरिजिन के लोग, उनको मिला करके एक ग्रुप बनाई, आज़ाद हिंद फौज। और जापानीज आर्मी के मदद से फिर उन्होंने कोशिश की कि हम लोग अब ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट लड़ेंगे और ब्रिटिशर्स को भगाएंगे भारत से और भारत को लिबरेट कराएंगे। दैट वाज द गोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज। और इस पर्पज से मोहन सिंह जी ने बनाया ये इंडियन नेशनल आर्मी। बट सुभाष चंद्र बोस जी, वो तो
भारत से निकल गए थे, जर्मनी वगैरह घूमते घूमते वो पहुंचे जब साउथ ईस्ट एशिया में, तो फिर उनको कमान संभालने के लिए दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी का। ही टुक द कंट्रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। और इस तरीके से फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया ऑन द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पे उनका प्लान था कि हम अटैक करेंगे ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर, और वहीं से फिर धीरे धीरे हम लोग आसाम से दिल्ली पहुंचेंगे, भारत को लिबरेट कराएंगे। इंडियन नेशनल आर्मी सक्सेसफुल नहीं रही। जो उसका मेन कैंपेन था नॉर्थ ईस्ट रीजन में, इम्फाल कैंपेन, वो फेल हुआ। मेनली ब्रिटिश इंडिया जो है वो सुपीरियर थे इन देयर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ग्लोबल स्केल में जो वर्ल्ड वॉर टू लड़ा जा रहा था, उसमें जापान और उसके अलाइज जर्मनी वगैरह दे वर डिफीटेड, वो कमज़ोर पड़ रहे थे। और इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करने का प्रॉमिस किसने किया था? जापान ने। अब अगर जापान हार रहा है तो फिर वो कैसे सपोर्ट कर पाएगा इंडियन नेशनल आर्मी को अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया? तो ये सब कुछ आप कह सकते हैं military factors, arms ammunitions factors, at the same time events happening at the global scale during World War II, इन दोनों फैक्टर्स के कारण इंडियन नेशनल आर्मी अपने गोल में कामयाब नहीं हो पाई। एक बात और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स ने ही सुभाष चंद्र बोस जी को टाइटल दिया था नेताजी का। नेताजी यानी कि रिस्पेक्टेड लीडर। फादर ऑफ द नेशन का टाइटल महात्मा गांधी को किसने दिया? इस पे ये प्रश्न मैंने आपको दिया है, सिंपल सा प्रश्न है हिस्ट्री का। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा हिंट्स दे रखा है, इसको खुद से पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा कि डिस्पाइट डिफरेंसेस बिटवीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी के मन में महात्मा गांधी के लिए कितना सम्मान था, वो आपको यहाँ पढ़ के समझ आएगा। महात्मा गांधी जब जेल में थे उसी टाइम में उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी डाइड। उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर नेताजी ने एक मैसेज भेजा था महात्मा गांधी को, इन ऑर्डर टू कंसोल महात्मा गांधी। और उसी मैसेज के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा कि मैं आपके तरीकों से सहमत नहीं हूं, आपका ये जो आ, सत्य और अहिंसा अहिंसा वाला जो रास्ता है, नॉन वायलेंस वाला रास्ता, ये कितना फ्रूटफुल होगा इसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, सत्याग्रह वाला रास्ता। इसके बावजूद भी आई रेस्पेक्ट यू अलॉट, एंड इन दैट मैसेज ओनली ही रेफर्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन। और उन्होंने अपने जो इम्फाल कैंपेन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से ब्रिटिश इंडिया के ऊपर अटैक करने का इम्फाल कैंपेन, उसके लिए महात्मा गांधी से ब्लेसिंग्स भी मांगी थी। आप अटेम्प्ट कीजिए, ये तो सरल सा क्वेश्चन हो गया। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे ऐसा मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस 1 में कि इंडियन नेशनल आर्मी हो सकता है कि मिलिट्री फेलियर रहा, बट ये पूरी तरीके से बर्बाद नहीं गया। तो इंडियन नेशनल आर्मी कैसे बना वो तो आप समझ ही चुके हैं। मिलिट्री फेलियर रहा क्यों? क्योंकि नेताजी का प्लान क्या था? उनकी उम्मीद ये थी कि जब हम अटैक करेंगे ईस्टर्न फ्रंट पे, तो फिर भारत के अंदर से भी एक सपोर्ट मिलेगा उनको। सो ही पिन्ड हिज एंटायर होप ऑन दिस आइडिया कि देयर वुड बी सपोर्ट फ्रॉम विद इन, और अंदर से जो कंट्री वाइड रिवॉल्यूशन आएगा और फ्रंट पे जब हम अटैक करेंगे, दोनों मिल करके जब ब्रिटिशर्स के ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे, तब जाकर के भारत आज़ाद हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके की सपोर्ट उन्होंने उम्मीद की थी फ्रॉम विद इन द कंट्री, वो उनको मिला नहीं। क्योंकि वो मिलने के लिए भी स्टार्टिंग में कुछ मिलिट्री सक्सेस तो उनको ईस्टर्न फ्रंट पे मिलना चाहिए ना, बट ईस्टर्न फ्रंट पे चूंकि ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियर एयर क्वालिटी थी, कैपेबिलिटी थी, गन पाउडर था उनके पास, इस कारण से ईस्टर्न फ्रंट पे जो इम्फाल कैंपेन है वो फेल हो गया। अगर स्टार्टिंग का कुछ आप कहते कुछ अगर एडवांटेज इंडियन नेशनल आर्मी ले पाती, कुछ अगर होप्स जगा पाती इंडियन नेशनल आर्मी, तो हो सकता है कि नेताजी जो उम्मीद कर रहे थे कि इंडियन नेशनल आर्मी फ्रंट पे अटैक करेगी और देश के अंदर से लोग कैंपेन लॉन्च करेंगे, इस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर विल बी कंप्लीटली ब्रोकन, या आप कह सकते हैं डीजेनरेटेड, ऐसा हो नहीं पाया। बट फिर भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, मिलिट्री फेलियर तो हुआ, बट ये पूरी तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी वेस्ट नहीं गया, वेन नहीं गया। क्यों? क्योंकि आफ्टर द डिफीट
जो ब्रिटिश ऑफिसर थे क्लॉड ऑचिनले, कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उन्होंने फैसला किया कि इंडियन नेशनल आर्मी के सुपीरियर ऑफिसर्स को, हायर लेवल के ऑफिसर्स को वो ओपनली प्रोसिक्यूट करेंगे। और इस कारण से देश के अंदर सेंटिमेंट जाग गया। जो इम्फाल कैंपेन से नहीं हो पाया वो रेड फोर्ट ट्रायल से हो गया। रेड फोर्ट ट्रायल के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, इनका जब प्रोसिक्यूशन की बारी आई तो फिर इस कारण से नेशनल सेंटिमेंट जाग गया और इस कारण से इंडिया नेशनल मूवमेंट को और स्ट्रेंथ मिला। सो दैट इज वे यू हैव टू प्रूव कि दिस वाज अ मिलिट्री फेलियर बट नॉट अ इन वेन कैंपेन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया था साल 2013 में। उसके पहले ऑलरेडी दो मिशन चल रहे थे, रूरल एरिया के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन एरिया के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। दोनों को सब्ज्यूम करके ये 2006 में स्टार्ट किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और बाद में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। दोनों को सब्ज्यूम करके भारत सरकार लेकर के आई एक नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन का गोल सरल है कि सब लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पाए, अफोर्डेबल एज वेल एज क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पाए। नेशनल हेल्थ मिशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके इसको फंड करते हैं। 60 और 40 का रेशियो होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 60% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, स्टेट गवर्नमेंट 40%। बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम के लिए ये प्रोपोर्शन जो है 90 एंड 10 का है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ 90% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, स्टेट गवर्नमेंट ओनली 10%। अगर नेशनल हेल्थ मिशन के गोल्स देखे जाए, कुछ याद कर पाए आप तो अच्छा रहेगा मेंस के लिए आंसर राइटिंग में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है टू 1 फॉर एवरी 1000 लाइफ बर्थ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है टू 25 फॉर एवरी 1000 लाइफ बर्थ। टोटल फर्टिलिटी रेट हैज टू बी ब्रॉट डाउन टू 2.1। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन वुमन बियर्स इन हर रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल, यानी कि अपने पूरे जीवन काल में एक वुमन कितने बच्चे को जन्म देती है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 है, इसका मतलब ऑन एन एवरेज वन वुमन गिव्स बर्थ टू 2.1 चिल्ड्रेन। इसका क्या मतलब हुआ कि लगभग 10 वुमन मिलकर के 21 बच्चों को ऑन एन एवरेज जन्म दे, तो फिर उस देश में कहा जाएगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1। तो ये लक्ष्य है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को घटा करके 2.1 तक ले आया जाए। और 2.1 फर्टिलिटी रेट जो है टोटल फर्टिलिटी रेट, इसी को रिप्लेसमेंट रेट भी कहते हैं। कि अगर किसी भी देश के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट कम्स डाउन टू 2.1, इसका मतलब आप समझ जाइए कि उस देश की जनसंख्या अब स्टेबल हो जाएगी, ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी। इसी कारण से इफ टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ ए कंट्री कम्स डाउन टू 2.1, देन वी कॉल इट दैट द कंट्री हैज अटेन्ड रिप्लेसमेंट रेट। एट द सेम टाइम अनीमिया के केसेस को रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया। डिजीजेज जैसे कि लेप्रोसी, मलेरिया, कालाजार, इनको भी रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। और कई सारे इनिशिएटिव्स भी लाए गए नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, जिसमें ज़्यादा ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराने पे फोकस किया जाता है। क्योंकि घरों में जब डिलीवरी कराई जाती है तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं टू सपोर्ट दैट डिलीवरी, और फिर उस केस में इन्फेंट मोर्टेलिटी या मैटरनल मोर्टेलिटी के केसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट्स को फ्री सर्विसेज जैसे कि चेकअप एज वेल एज इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके अंतर्गत बच्चों की अर्ली स्क्रीनिंग की जाती है कि उनके अंदर कोई अर्ली एज में कोई बीमारी तो नहीं डेवलप हो रही। आशा वर्कर्स लाए गए हैं अंडर नेशनल हेल्थ मिशन ओनली। तो आशा वर्कर्स का मेनली काम क्या होता है कि रूरल एरियाज के अंदर वो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी का गैप है उसको फिल करे। तो उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद वो मेनली वीमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधित सर्विसेज वीमेन को प्रोवाइड करते हैं इन रूरल एरियाज। मिशन इंद्रधनुष, इसके अंतर्गत मदर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जिन्होंने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है एंड इन्फेंट्स, इनके इम्यूनाइजेशन पे फोकस किया जाता है अंडर मिशन इंद्रधनुष। ऑल सच इनिशिएटिव्स हैव बीन ब्रॉट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि हाल फिलहाल में भारत सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश करके, आज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट, भारत सरकार ने बताया है कि पिछले
3 सालों में, साल 2021 से 2024 में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत क्या क्या अचीवमेंट्स हमने रजिस्टर किए हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हैज डिक्लाइंड बाय 83% सिंस 1990। अंडर 5 मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मॉर्टेलिटी रेट हैज कम डाउन फ्रॉम 45 इन 2014, 32 इन 2020। ये फैक्ट्स प्रीलिम्स में काम नहीं आएंगे, ये फैक्ट्स काम आएंगे मेंस के दौरान। ठीक है, आज आया ये न्यूज़ में तो मैंने कवर कर दिया। इस डेटा को हम लोग वापस से याद करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द मेंस। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा गवर्नेंस में तो यहाँ पे ये फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। Infant mortality rate has also reduced from 39 in 2014 to 2018, 2020। टोटल फर्टिलिटी रेट देखिए, टारगेट था 2.1 तक लाने का, लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट हैज कम टू 2.0 आज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। इसका मतलब भारत के अंदर एज पर दिस रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हमारा पॉपुलेशन अब स्टेबल हो जाना चाहिए। साथ ही साथ तमाम जो डिजीजेज हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, सिकल सेल डिजीज एंड ऑल, ये सब भी कंट्रोल में आ रहे हैं, इनके भी इंसिडेंसेस कम हो रहे हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्रॉस पैथी in India. This topic is again important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially with respect to health segment. क्रॉस पैथी होता क्या है? देखिए, जब एक पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेन किया हुआ मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा में ट्रेन किया हुआ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो अगर एलोपैथिक मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करे पेशेंट्स को, तो इस एक्टिविटी को कहा जाएगा क्रॉस पैथी। आपकी ट्रेनिंग है आयुर्वेदा में, आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन, या फिर आपकी ट्रेनिंग है एलोपैथिक मेडिसिन में और आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो इनको कहा जाएगा क्रॉस पैथी। नॉर्मली उल्टा होता नहीं है कि ट्रेंड हैं एलोपैथी में और प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आयुर्वेदा, ऐसा होता नहीं है। बट हाँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हुए देखे जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन, तो उस एक्टिविटी को ज़्यादा प्रेवलेंट तरीके से देखा जाता है भारत में। ये क्रॉस पैथी का ज़्यादा प्रेवलेंट एग्जाम्पल है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स डू प्रिस्क्राइब इन जनरल समटाइम्स एलोपैथिक मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन। अब क्रॉस पैथी भारत के अंदर क्यों प्रैक्टिस की जाती है? इसके पीछे दो कारण हो सकता है। एक तो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि जो आम जनता है उनको चाहिए कि भाई डॉक्टर से जाएं और डॉक्टर से इलाज करा के आए। अब डॉक्टर किस फील्ड में या किस ट्रेट में ट्रेंड डॉक्टर है, हम लोग इतना ना अवेयर होते हैं, ना देखने की कोशिश करते हैं, ना जानते हैं। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी, हम खा लेते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, और किस तरह की दवाई लिख रहे हैं हम उनका ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लैक ऑफ अवेयरनेस। और दूसरा, अवेयर है तब भी प्रॉब्लम क्या है? शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल गांव में। अब अगर एलोपैथिक डॉक्टर है ही नहीं तो करोगे क्या? फिर होम्योपैथी वाले डॉक्टर से ही आप एलोपैथिक की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करवाओगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही एलोपैथिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करवाओगे। बट इसमें थोड़ा कंसर्न तो है ही क्रॉसपैथी में, पेशेंट्स के सेफ्टी का कंसर्न है। हो सकता है कि वो डॉक्टर इतना ट्रेंड ना हो और कुछ ऐसी एलोपैथिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दे जिससे पेशेंट के हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए। लीगल इश्यूज भी हैं। फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ केस इन 1996, इसको अगर आप याद रख पाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ था ये केस, पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल केस। अगर आप याद रख पाए तो क्रॉसपैथी से संबंधित इंपॉर्टेंट है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए पेशेंट को, एंड पेशेंट सब्सिक्वेंटली डाइड। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। दिस इज अ मैटर ऑफ क्रॉसपैथी। सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉसपैथी पे अपना ओपिनियन देते हुए कहा कि क्रॉसपैथी की एक्टिविटीज को माना जाएगा केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, और इस केस में क्रिमिनल केस भी चलाया जा सकता है अगर पेशेंट्स की डेथ हो गई तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन जजमेंट अगेंस्ट क्रॉसपैथी। बट भारत के अंदर डिमांड और सप्लाई का तो गैप है ही एज फार एज ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल्स आर कंसर्न। और भारत सरकार आयुष मेडिसिन सिस्टम को प्रमोट कर रही है। आयुष मेडिसिन मतलब ऑल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम्स। आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो आयुष मेडिकल सिस्टम इज बेसिकली ऑल्टरनेट मेडिकल सिस्टम टू एलोपैथी, और भारत सरकार उसको लगातार प्रमोट कर रही है। और भारत सरकार लाना चाह रही है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मेडिसिन मतलब क्रॉस पैथी की एक्टिविटी को भारत सरकार सपोर्ट करना चाह रही है।
कि आयुष के डॉक्टर्स को भी थोड़ा बहुत एलोपैथी में ट्रेनिंग दे दी जाए और वो लोग भी थोड़ी बहुत एलोपैथिक दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर पाएँ। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू गो अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव रिगार्डिंग क्रॉसपैथी। और प्रॉब्लम और क्यों करना चाह रही है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इज, द आंसर इज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड दैट इज व्हाई आयुष कैडर के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है। और भारत सरकार लाना चाह रही है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इसको लेकर के कोई ओपन अभी तक सिस्टम या प्रोग्राम नहीं लाया भारत सरकार ने, बट इन जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दीज डेज हैव बीन सीन पुशिंग आयुष मेडिसिन सिस्टम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इनफैक्ट कई सारे स्टेट्स ने तो कानून बना करके होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को अलाउ किया है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर पाए। द करेंट केस इज विथ रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र ओनली। महाराष्ट्र सरकार ने कानून बना करके 2017 में महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट इशूड ए नोटिफिकेशन, तो आप कह सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, उसके मदद से होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैव बीन अलाउड टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन। तो पॉइंट बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रॉसपैथी का हमने कॉन्सेप्ट देखा, सुप्रीम कोर्ट का उस पर व्यू देखा कि मेडिकल नेग्लिजेंस माना जाना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज कि देयर इज शॉर्टेज, और उस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए भारत सरकार इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम को पुश कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं ऑल्टरनेट मेडिकल सिस्टम्स के प्रैक्टिशनर्स को कि वो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें। यूपीएससी ने साल 2015 में मेंस में ये प्रश्न पूछा था कि हेल्थ सिस्टम में जो गैप है उसको कैसे पूरा किया जाए और आप क्या ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकते हैं। तो अपने तरफ से आप अगर सजेस्ट करना चाहें तो उसमें एक क्रॉस पैथी को सजेस्ट कर सकते हैं और उसमें कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल और भारत सरकार का इनिशिएटिव, आयुष इनिशिएटिव एंड ऑल, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए अबाउट डिफरेंट सेलेसियल बॉडी जैसे कि स्टार, ब्लैक होल एंड ऑल। देखिए, चाहे किसी भी तरीके का स्टार हो, उसकी शुरुआत होती है नेबुला फॉर्म में। नेबुला इज क्लाउड ऑफ गैसेस। गैसेस में मेनली हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस रहते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम गैसेस नेबुला हैज सम डस्ट ऑल्सो। ये इतना हेवी होता है, बल्कि होता है, दैट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ये लगातार श्रिंक करते रहते हैं, ये गैसेस एंड डस्ट। और जब श्रिंक करते हैं तो आपस में ये फ्यूजन रिएक्शन कराते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और उस कारण से इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार। अब ये नेबुला अगर लार्ज साइज का है, काफी बल्कि है, सो दिस स्टार विल बी बिगर वन, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सुपर जायंट। अगर उतना बल्कि नहीं है तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रेड जायंट। ये जो सुपर जायंट होता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट कीप्स ऑन श्रिंकिंग एंड इट मे फर्दर श्रिंक लीडिंग टू मैसिव फ्यूजन रिएक्शन दैट कैन लीड टू एक्सप्लोजन ऑफ द स्टार, एंड एक्सप्लोजन ऑफ द स्टार को कहा जाता है सुपर नोवा। तो सुपर नोवा मतलब व्हेन ए मैसिव स्टार एक्सप्लोड्स, एक्सप्लोजन ऑफ द स्टार इज नोन एज सुपरनोवा, यहां लिखा हुआ है। अब एक बार जब स्टार एक्सप्लोड हो गया, तमाम फ्यूजन रिएक्शन हो गए उसके गैसेस के, तो उसके बाद स्टार स्टार्ट्स डाइंग। और वो स्टार डाई होने के बाद, यानी कि डाइंग का मतलब क्या, उसके तमाम फ्यूजन रिएक्शन हो गए हैं, फ्यूल खत्म हो चुका है, गैसेस खत्म हो चुके हैं, इट में आइदर टर्न इनटू न्यूट्रॉन स्टार या इनटू ब्लैक होल। तो बेसिकली इफ द नेबुला इज बिग then it will lead to supergiant, then supernova, and then either न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार कब बनेगा, जब नेबुला बिग तो है बट इतना भी बिग नहीं है, then it will lead to neutron star. But if nebula is very very big, then it may lead to black hole at the end of its life cycle. और अगर नेबुला काफी छोटा है तो रेड जाइंट बनेगा, एक्सप्लोजन भी नहीं होता इस केस में, धीरे 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 वो फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है, एंड द एंड व्हेन स्टार डाइज तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक ड्वार्फ। तो बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनते हैं आफ्टर सुपरनोवा। न्यूट्रॉन स्टार इज क्रिएटेड व्हेन दिस super giant is about 1.4 to 2 times bigger than our sun, and black hole is created when the super giant is much much bigger than our sun. ब्लैक होल क्या होता है, इतना मैसिव होता है, इतना बड़ा होता है, बल्कि होता है कि इवन आफ्टर डेथ ऑफ द स्टार, फ्यूजन रिएक्शन भले खत्म हो गया,
इतना बल्कि होता है कि इसके आसपास से ये लाइट को भी मूव या पास करने नहीं देता है. इट इज सो बल्कि दैट ए लाइट moving across this black hole is also attracted towards this black hole because of the gravitational pull, and that is the reason why it is known as black hole. अब ब्लैक होल में भी कुछ मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, नोन एज सुपर मैसिव ब्लैक होल्स. These are in fact the most common type of black holes known as supermassive black holes. In fact ज़्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर पे कोई ना कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल मिलता है. जैसे हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके सेंटर पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैगिटारस ए स्टार, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.3 मिलियन टाइम्स ऑफ सोलर मासेस. सन के मासेस से 4.3 मिलियन टाइम्स है. तो बेसिकली सुपर मैसिव ब्लैक होल्स आर अबाउट मिलियंस टू बिलियन टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द सन. इवन हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर पे जो सैगिटारस ए स्टार नाम का सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो 4.3 मिलियन टाइम्स है हमारे सन का. बट हमारे साइंटिस्ट अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि हाउ या वाई दिस सुपर मैसिव ब्लैक होल बिकम सो बिग. इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है. नासा के साइंटिस्ट ने अपने 2 ऑब्जर्वेटरीज, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज है उनके, जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी, इन दोनों की मदद से एक ब्लैक होल को उन्होंने स्टडी किया कि मैसिव बिजार ब्लैक होल को उन्होंने स्टडी किया. उसका नाम कुछ अजीब सा है, रटने की जरूरत नहीं, LID 568, ये रटने की जरूरत नहीं है. और इसके बेसिस पे नासा के साइंटिस्ट हैव गॉट मोर इनसाइट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल. तो अभी तक तो ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल, उसको लेकर के कुछ आइडिया था नहीं. बट अब साइंटिस्ट का कहना है कि वी हैव गॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल. अब एग्जैक्टली वो टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे ज़रूरत नहीं है, उतना डिटेल में उन्होंने बताया भी नहीं है. बट न्यूज इज़ कि उन्होंने चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके पता लगाया है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं शायद से. तो समहाउ वी हैव गॉट टू नो अबाउट द जेनेसिस ऑफ दी सुपर मैसिव ब्लैक होल. जेम्स वेब टेलीस्कोप तो काफ़ी प्रोमिनेंट है, इसके बारे में हमने पिछले साल यानी कि 2024 में कम से कम 4-5 बार न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा है. तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जानना है तो दे कैन लुक इनटू द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 3 जून 2024. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बट चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं बिकॉज इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है इस नए सुपर मैसिव ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए. तो चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि नासा का ये एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर अलग अलग जो एक्सरे इमिशंस होते हैं उनको स्टडी करता है. एक्सरे इमिशंस कमिंग फ्रॉम एक्सप्लोडेड स्टार्स, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, वहाँ से जो एक्सरेज रिलीज होते हैं उनको स्टडी करता है. इनफैक्ट चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी इज द मोस्ट पावरफुल एक्सरे टेलीस्कोप ऑफ द वर्ल्ड. इसका नाम चंद्रा पड़ा है आफ्टर फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब, हु इज एन इंडियन ओरिजिन अमेरिकन फिजिसिस्ट. उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है. नासा के अलग अलग जो ऑब्जर्वेटरीज हैं उनको मिला करके एक नाम इस्तेमाल किया जाता है नासाज फ्लीट ऑफ ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज. उसमें 3 मेन ऑब्जर्वेटरीज या टेलीस्कोप आते हैं. एक तो है हुबल स्पेस टेलीस्कोप. अब हुबल स्पेस टेलीस्कोप से ज़्यादा बड़ा या कैपेबल ला दिया है नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को. तो एक बार जेम्स वेब टेलीस्कोप वाला एनालिसिस देख लीजिएगा, 3 जून को हमने किया है. हुबल स्पेस टेलीस्कोप ट्रेडिशनली, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, Compton Gamma Ray Telescope, and this Chandra telescope. These 4 together are considered as part of NASA's fleet of great observatory. Hubble Space Telescope के जगह पे अब इससे ज़्यादा कैपेबल जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है नासा ने. तो याद बस ये रखना है कि ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज में एक चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी भी है. यहाँ पे मुझे उसका पॉइंट नाम ऐड करना है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा. ब्लैक होल से संबंधित ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. WHO से रिलेटेड बस तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट नहीं पब्लिश करता है. बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग में ये 4th स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि ये टैक्स कंपटीशन को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट ये कोशिश कर रहा है कि अनफेयर टैक्स पॉलिसीज कोई भी देश लेकर के ना आए. इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है. इनकम टैक्स का हिस्सा नहीं है पहले तो ये इक्वलाइजेशन लेवी, और ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है. रीजन बीइंग
Non-resident entities that offer advertisement services in India can claim tax credit. They cannot claim tax credit under this system. ये नहीं कि यहाँ टैक्स भरा है वहाँ क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। ये सिर्फ स्टेट ऑफ तेलंगाना के टर्मरिक फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए बना नहीं है, पूरे भारत के टर्मरिक फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए बना, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।